राशन कार्ड धारकों के लिए धामी सरकार की तरफ से मिली नई सौगात। खाद्य विभाग की तरफ से नई योजना की जाएगी शुरू। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने योजना के बारे में दी जानकारी। राशन कार्ड धारकों को योजना का मिलेगा लाभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। सीएम धामी ने की भेंट, शिष्टाचार भेंट। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। उत्तराखंड महापरिषद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी ने कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने मोहन सिंह बिष्ट सभागार का किया लोकार्पण। भूधसाव को लेकर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने पत्रकार वार्ता की। जोशीमठ भूधसाव पर की गई चर्चा। घर बनाने के लिए भूमि के साथ धन भी देगी सरकार। पुनर्वास और विस्थापन के लिए बनाई गई अहम रणनीति। बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग। बाल संरक्षण आयोग ने 1 साल में 100 से अधिक बच्चों का अधिकार दिलाया। बाल श्रम कराने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई। और उत्तराखंड के सितारगंज में अवैध खनन के मामले में एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम की ओर से बड़ी कार्रवाई। एसडीएम ने छापेमारी कर वाहन को किया सीज। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की धामी सरकार की, जिसने एक नई सौगात दी है और जल्द ही प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को एक नई योजना के तहत खास सौगात देने वाली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार खाद्य विभाग के माध्यम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर मिलेगा। जी हाँ, इसके लिए खाद्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और शासन को भी भेज दिया है। योजना के तहत प्रदेश सरकार सस्ते दामों पर चीनी और नमक राशन कार्ड धारकों को देने जा रही है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि खाद्य विभाग के माध्यम से आम जनता को चीनी और नमक उपलब्ध कराया जाए, जिसको लेकर योजना फाइनल हो रही है। खाद्य विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव पास किया गया, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसके लिए कर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा और करीब लाखों परिवारों को सस्ते दामों पर 2 किलो चीनी और 1 नमक का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो धामी सरकार की तरफ से आगामी बजट सत्र में इस योजना पर मुहर लग जाएगी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में जो भार प्रदेश सरकार पर योजना को लागू करने के लिए पड़ेगा, उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर लिया जाएगा। देखिए, खाद्य विभाग की यह कोशिश है कि उत्तराखंड की जो जनता है, जिस प्रकार से उसको प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त खाद्यान्न योजना से जोड़ने का काम किया है, जनता की मूलभूत आवश्यकता में गेहूं है, चावल है, ठीक उसी प्रकार से उनके लिए चीनी भी, क्योंकि हर उत्तराखंडी की शुरुआत सुबह चाय से होती है, तो उस चीनी की भी आवश्यकता है और एक फोर्टिफाइड नमक की भी आवश्यकता है, जो उसके दिन भर के भोजन में कहीं ना कहीं जो है उसका उपयोग होता है। तो ये दोनों मूलभूत चीज़ें उनकी मौलिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, जिसको देने का निर्णय खाद्य विभाग ने किया है और इसको लेकर जो है विभाग ने अपनी ओर से पूर्ण प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी वर्ष जो है हम राशन सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से जो है चीनी और नमक दोनों का वितरण जो है हमारे एनएफएसए कार्ड धारक, चाहे वो अंत्योदय परिवार हो अथवा हमारे पीएचएच कार्ड धारक हो, उनको वितरित किए जाएंगे, ताकि पोषण भी बना रहे और मौलिक आवश्यकताएं भी जो है उनकी पूर्ण होती रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में देर शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। दरअसल सीएम धामी लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां पर सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों सीएम के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई।
लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर उत्तराखंड महापरिषद के नवनिर्मित मोहन सिंह बिष्ट सभागार का सोमवार को लोकार्पण किया। इस मौके पर कामना बिष्ट के निर्देशन में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने झोड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष हरीशचंद्र पंत ने पुस्तकालय के जीर्णोद्वार, अतिथि गृह और कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी लोक कला अकादमी की स्थापना के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सहयोग भी मांगा था। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और उत्तराखंड की लोक कलाओं विधाओं का विकास, संवर्धन, संरक्षण कर रही है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने देश विदेश में रह रहे प्रवासी भाई बहन जो लोक संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनकी हर संभव सहायता के लिए मदद का भरोसा दिया। बात करेंगे जोशीमठ की। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान आपदा सचिव ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है। जोशीमठ को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चा की गई। साथ ही आपदा सचिव ने कहा है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई परिवारों को विस्थापित किया गया, साथ ही कई परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। जोशीमठ में प्रभावित दुकानदारों को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही चर्चा की गई कि जो जोशीमठ आपदा में मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही दुकान के बदले दुकान बनाकर दिए जाने पर भी चर्चा की गई। जमीन के मुआवजा को लेकर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही चर्चा की गई कि व्यावसायिक भवनों के बिजली और पानी के बिल माफ होंगे। जिन लोगों को रोजगार प्रभावित हुआ है, उन्हें कोविड महामारी के दौरान आर्थिक सहायता की तर्ज पर जोशीमठ में प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही कर्णप्रयाग में जिन जगहों पर दरार आई है, उसका परीक्षण भी किया जाएगा। जोशीमठ की पुनर्वास को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहले बिंदु पर वन टाइम सेटलमेंट के तहत जमीन और मकान के बदले पूरा मुआवजा तय किया जाएगा, जो प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। उस पैकेज का पार्ट हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी बताएगी कि क्या इसका किस तरह से प्रोग्नोसिस होगा, किस तरह से इवोल्यूशन होगा। जहाँ तक जो हमारी बात हुई है उनसे, यही कहना है कि सेटल हो जाएगा ये क्रैक्स, अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, हमें कुछ उपचार करने पड़ेंगे, वो हम करेंगे। और जो डेड वेट है, जो भवनें बड़ी है, भारी है, उसको हम हटाएंगे। हटाया जा रहा है, अब देख ही रहे। तो ये एग्जेजरेशन है कि 30% प्रभावित है और वो नीचे चला जाए। नीचे तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं, देखिए ये क्रोनिक समस्या है, 76 से चल रही है। 76 में भी कुछ हुआ होगा तभी ये हो रही है, उस समय भी रिपोर्ट स्टडी की गई थी ना। अब उस समय से चल रही है, अभी थोड़ी बढ़ी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नीचे चला जाएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसमें, जो हमारी उनकी स्टडी की और सारी चीज़ें जब डिस्कशन हुई तो यही क्लैरिटी यही है कि जो स्टीप स्लोप्स हैं उसमें दरारें हैं। जहाँ भी फ्लैट पोर्शन है उसमें बहुत मिनिमल हल्की दरारें हैं या नहीं है। जैसे आर्मी के एरिया में सिर्फ रोडे में हल्की फुल्की दरारें हैं, उनके घरों में दरारें नहीं है क्योंकि फ्लैट पोर्शन में, इवन एनटीपीसी कॉलोनी में। और जो भी प्राइवेट घरें भी है जो कि फ्लैट पोर्शन में है, वहाँ दरारें नहीं हैं। तो ये स्टीप स्लोप पे दरारें हैं, बड़ी दरारें हैं, उसका हमें इलाज करना पड़ेगा। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग राज्य के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयासरत है। पिछले 1 साल में 100 से अधिक बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के साथ ही उनसे जुड़ी शिकायतें और समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही बाल श्रम कराने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई। आज बाल संरक्षण आयोग के प्रयासों से बाल श्रम करने वाले 111 बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं। आयोग की अध्यक्षा गीता खन्ना ने आयोग की तरफ से उनके नेतृत्व में 1 साल में किए गए कार्यों को मीडिया के सामने रखा। गीता खन्ना ने कहा कि उनका प्रयास रहा है कि हर बच्चे के अधिकारों का संरक्षण हो। साथ ही उन्होंने बताया कि आयोग की तरफ से 1 साल में 110 शिकायतों का समाधान किया गया। आयोग की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूलों में निगरानी रखने के उद्देश्य से एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बाल विधानसभा का गठन किया है, जिसमें 70 बाल विधायकों को कार्य सौंपा गया है। आयोग की तरफ से प्लान इंडिया बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से बच्चों के हितों के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसके साथ ही यूनिसेफ से आगे की कार्रवाई के लिए हम प्रयासरत हैं। आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने बताया है कि आयोग के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स की तरफ से 111 बच्चों का रेस्क्यू कर मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा गया।
कुछ एक्स्ट्रा उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुझे उत्तराखंड को बाल अधिकारों के में एक्टिवली इन्वॉल्व एक अग्रणी प्रदेश की तरह अपने प्रदेश को स्थापित करना है, बाल श्रम से मुक्त करना है, बढ़ती हुई नशाखोरी की रोकथाम पे हमें कार्य करना है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और साथ ही हमारा हर बच्चा स्कूली शिक्षा तक पहुंचे और उसको जाने में और आने में जो कठिनाइयां होती हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। पॉक्सो कोर्ट हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में संचालित है, पर वहाँ की कार्य प्रणाली को हम चाइल्ड फ्रेंडली बना सकें। हमारे अस्पताल, विद्यालय, पार्क, सड़कें, मॉल, कोई भी पब्लिक प्लेस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस की तरह एस्टैब्लिश्ड हो, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सितारगंज में अवैध खनन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सितारगंज में बीती रात बघौरी रोड पर एक राइस मिल में अवैध मिट्टी को समतल करते हुए उपजिलाधिकारी सितारगंज तुषार सैनी और तहसीलदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना मिली, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान सितारगंज क्षेत्र में समतल मिट्टी करती हुई एक जेसीबी से अवैध खनन करते हुए मिली, जिसके बाद अवैध जेसीबी को पकड़ लिया गया और मंडी में आकर सीज कर दिया गया। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को भेज दी गई है। आपको बता दें कि बीती रात बाघोरी रोड पर नई बनाई जा रही राइस मिल में अवैध खनन माफियाओं की तरफ से अवैध मिट्टी डाली जा रही थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की। वहीं खनन माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन वाहन को पकड़ लिया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व कर्मचारियों की टीम द्वारा रात्रि को जो अवैध खनन की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है, उसके क्रम में बघोरी की शिकायत प्राप्त थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोग वहां पर गए और एक जेसीबी को जो अवैध मिट्टी को पटाल कर रही थी और उसके पास कोई वैध कागजात नहीं थे, उसके आधार पर हमने उसको सीज कर सुरक्षा की दृष्टि से मंडी समिति में खड़ा किया गया। अब वहां पर उपलब्ध थी और उसके संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान हासिल कर नया इतिहास बनाया है। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला इतिहास बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो देवभूमि के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों और झांकी से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी ने पहला स्थान पाकर इतिहास कायम किया, जो कि उत्तराखंड के लिए बड़े ही गर्व की बात है। बता दें कि दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड को अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। नाम बदलने के बाद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड थी, जिसमें अलग अलग राज्यों की झांकी प्रदर्शित की गई और जिसमें से उत्तराखंड की मानसखंड झांकी एक अलग ही अंदाज में नजर आई और साथ ही कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की मानसखंड झांकी ने अलग छाप छोड़ी। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी बेहद खास रही। उत्तराखंड की झांकी में लोक कला की छाप छोड़ी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मानसखंड की झांकी बेहद खास थी और साथ ही ये झांकी जो हर किसी को देशभक्ति की तरफ आकर्षित कर रही थी, जो देखने लायक रही। बेहद खास अंदाज में देवभूमि उत्तराखंड की झांकी देखी गई, जिसने एक अलग ही पहचान बना दी और साथ ही मानसखंड झांकी देश में प्रथम स्थान पाकर इतिहास में उत्तराखंड राज्य का नाम दर्ज करवाया। वहीं इस बड़ी उपलब्धि के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा, ये उपलब्धि हम सभी के लिए गौरवशाली पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराणों में गढ़वाल का केदारखंड और कुमाऊं का मानसखंड के रूप में वर्णन किया गया। स्कंद पुराण में मानसखंड के बारे में बताया गया। जागेश्वर मंदिर की बहुत धार्मिक मान्यता है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात कही है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक नवजागरण में उत्तराखंड सरकार भी काम कर रही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार को भेजे गए झांकी का विषय मानसखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। उन्होंने मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानसखंड के रूप में इस विषय का सुझाव दिया था। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर खुद झांकी का निरीक्षण किया और झांकी के निर्माण और झांकी में सम्मिलित कलाकारों ने दिन रात मेहनत की। झांकी निर्माण का कार्य 31 दिसंबर को प्रारंभ किया गया था और जिसको सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक किया जाता रहा। साथ ही झांकी में सम्मिलित कलाकारों को टीम लीडर के साथ कड़ाके की सर्दी में कर्तव्य पथ पर रिहर्सल के 4 बजे जाना पड़ता था। वहीं मानसखंड की झांकी में गढ़वाल की 4 धाम यात्रा की भांति सरकार कुमाऊं में मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पर्यटन बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसी के दृष्टिगत प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम को दिखाया गया था। झांकी के आगे और पीछे उत्तराखंड का नाम भी ऐपण कला से लिखा गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी दृष्टि से गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान आना उनके विजन को दर्शाता है। मानसखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त होने से कुमाऊं क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को देश विदेश में करोड़ों लोगों ने देखा। मानसखंड कॉरिडोर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड कॉरिडोर पर काम कर रही है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात थाना कालाडूंगी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गेहुआ क्षेत्र में सड़क से पैदल गुजर रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक युवक का पिता अस्पताल में भर्ती है। वहीं युवक अपने पिता का हाल जानने के लिए अस्पताल जा रहा था। इस बीच एक वाहन चालक ने लापरवाही के चलते युवक को जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत होने चली गई, जो कि ग्राम छोई का निवासी है। देर रात्रि को हल्द्वानी से आ रहा था अपने पिता से मिल करके, परंतु अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। एक तरफ परिवार के अंदर कोहराम मचा हुआ, वहीं पुलिस जुटी है जांच में। उत्तराखंड के लालकुआं में पुलिस लगातार महिला उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले अपराध को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लालकुआं थाना प्रभारी डीआर वर्मा ने सुरक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। इस बीच थाना प्रभारी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। लालकुआं कोतवाल डीआर वर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। साथ ही आत्मरक्षा के लिए उठाए जाने वाले तरीकों के बारे में बताया। इस बीच उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर को अपने पास सुरक्षित रखने के साथ ही क्षेत्र में बिक रहे अवैध नशे की गुप्त सूचना पुलिस को देने का आह्वान भी किया। महिला एनजीओज हैं कि हमारे इंदिरा नगर के सभी महिला हैं, इनको मूलतः नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में इनको जो है बताया गया है। डिटेल से काफ़ी बातें शेयर की गई और बहुत से में भी इन्होंने जो है कहा है कि हम पूरे बिंदु खत्ता के जो है महिलाओं को इकट्ठा करके इस संबंध में जो भी सूचनाएं उनको होगी, जो भी इसमें जो है जन जागरण इनके द्वारा चलाया जाएगा, उसमें पुलिस के द्वारा मदद की। नशे के दुष्प्रभाव और इसके रोकथाम के लिए इनको बताया गया है, जिसमें महिलाओं की सहयोग की भूमिका हमेशा से अहम रही। हाँ, सुरक्षा से संबंधित जितने भी मेजर हैं, चाहे पुलिस के उत्तराखंड पुलिस ऐप है, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं, सारे नंबर हैं, बच्चों के हेल्पलाइन से संबंधित है, महिला हेल्पलाइन से संबंधित है, सारी चीज़ें डिटेल से बताई।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी लगातार जारी है। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं रामचरितमानस पर एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद साधु संतों और धर्माचार्यों ने उनके बयानों पर आक्रोश व्यक्त किया है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है कि रामचरितमानस के साथ धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिसके बाद संतों ने आक्रोश जताया है। संत इस बात से और ज्यादा आक्रोशित हो गए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भेजने की बात कही है और सरकार से कानून बनाने की मांग की, जिससे कि कोई भी हिंदू सनातनी धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाए। वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गर्भगिरी फरसे वाले बाबा का कहना है कि इनको सनातन परंपरा के बारे में कुछ पता नहीं है, मगर इसके बावजूद सनातन परंपरा पर इनकी तरफ से विवादित बयान दिए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जो व्यक्ति ये बयानबाजी कर रहे हैं उनकी अपनी ही कोई हैसियत नहीं है किसी भी रूप में। ये लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हिंदू संस्कृति धर्म जो हमारा है इसके ऊपर सबसे आसानी से इनको लगता है कि कीचड़ फेंको। 1000 साल पुरानी संस्कृति हमारी चली आ रही है। जितने भी धर्म हम देखते हैं सब कहीं ना कहीं से इसी से उपजे हैं और उसके बारे में बोलना तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुझे इस तरह लगते हैं जैसे सड़क पे चलने वाले पागल चीखते फिरते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता होता है, अनायास ही बस बोलते जाना है, व्यर्थ ही बोलते जाना है। उनको पता ही नहीं हिंदू संस्कृति है क्या चीज। श्री रामचरितमानस हमारा एक ताज है हिंदू संस्कृति में, उसको एक सबसे प्रमुख माना जाता है। ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग जो धर्म को बांट रहे हैं और उसमें कमी निकाल रहे हैं, वो लोगों को यूं ही बांटते रहेंगे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। रामचरितमानस हमारे सर का ताज है। आप उसके बारे में कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? इस तरह की छीटाकशी आगे ना हो तो एक कानून लाया जाए, संसद में पास किया जाए, अन्यथा सब साधु समाज मिलकर संसद तक मार्च करेगा। ऐसी मानसिकता वालों को जेल में नहीं पागल खाने में डाला जाए। खबर है उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब सुरई वन के अंदर हल्दी घेरा निवासी पर एक बाघ ने हमला कर दिया। वहीं बाघ के हमले में व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि हल्दी घेरा निवासी केवल सिंह ने अपने एक साथी के साथ जंगल में घास लेने गया था और इसी दौरान जंगल में उसके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास सुरई वन रेंज को सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर सुरई वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मंडल फोर्स लेकर पहुंचे। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाने में वन विभाग के कर्मचारी कामयाब रहे। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। दोपहर करीब 12 बजे सुरई रेंज के स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में किसी व्यक्ति पे बाघ द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरई रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम केवल सिंह बताया जा रहा है, ग्राम हल्दी घेरा मझौरा का रहने वाला, अपने 2 साथियों के साथ वन क्षेत्र में घास लेने के लिए आया हुआ था, जिस क्षण उस पर बाघ के द्वारा हमला किया गया बताया गया। तो मौके पे जो उपस्थित स्टाफ था उनके द्वारा उच्च अधिकारी को सूचना दी गई और जिस पर अमल करते हुए वन क्षेत्राधिकारी सुरई के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रकरण पे समाज से ग्रामीणों को बार बार हिदायत देने के बावजूद भी वन क्षेत्र में आवागमन लगा हुआ है, क्योंकि ये समय शीतकाल का समय वन्यजीवों के मीटिंग का समय है, जिस समय उनके व्यवहार में सामान्यतः उग्रता रहती है। तो इस समय वन क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को भी वन विभाग द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि सावधानी पूर्वक वन क्षेत्र में प्रवेश करें और बहुत आवश्यक होने पर ही, अन्यथा किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग का चयन करें। किंतु उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही हैं। वन विभाग इसके लिए पूरा ग्रामीण स्तर पर प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में देर रात भारी बारिश और बर्फबारी हुई। आपको बता दें कि जिले में हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। देर रात से ही जनपद भर में बारिश लगातार जारी है। लोग घरों में कैद हैं तो वहीं यात्रा कर रहे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के चलते सिरोपगढ़ के पास मार्ग बाधित रहा।
साथ ही पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिरने के चलते मार्ग को आवाजाही के लिए आधे घंटे से अधिक समय तक बंद रखा गया, जिससे कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। पत्थर गिरने का सिलसिला थमने के बाद एक बार फिर से राजमार्ग पर आवाजाही सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। श्रीनगर के गढ़वाल के प्राचीन कमलेश्वर मंदिर में एक अनोखी पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे घृत कमल पूजा कहा जाता है। और ये पूजा पूरे भारत में सिर्फ कमलेश्वर मंदिर में होती है। इस पूजा में शिवलिंग का घी से श्रृंगार करने के साथ ही मंदिर के महंत जमीन पर लेटकर भगवान शिव की आराधना और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इसी कड़ी में कमलेश्वर महादेव मंदिर में कमल का अनुष्ठान किया गया, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही पूरे मंदिर परिसर में बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्त नजर आए। इस अनुष्ठान में भगवान शिव के लिंग के ऊपर 200 किलो घी से ढककर भगवान शिव को 56 प्रकार के भोग लगाकर लोगों के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही 101 कमल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। साथ ही कमलेश्वर के महंत इस अनोखी पूजा में मात्र लंगोट धारण कर मंदिर की परिक्रमा करते हैं और ये परिक्रमा महंत की तरफ से 4 बार की जाती है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने मंदिर में पहुंचते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस अनुष्ठान में जो भक्त सच्चे मन से शामिल होकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। से अलग क्योंकि यहाँ पे विशेषकर 56 प्रकार के भोग, जैसे कि आपने पूछा, 56 प्रकार के भोग भगवान कमलेश्वर को लगाए जाते हैं और उस भोग का निर्माण कमलेश्वर महंत जी के द्वारा ही यहाँ पे कराया जाता है। जो उनके धर्मपत्नी अर्धांगिनी हैं वही इस भोग को पकाती हैं और भगवान कमलेश्वर को अर्पण किया जाता है। उसके उपरांत भगवान कमलेश्वर जी को दिव्य श्रृंगार से जो है सजाया जाता है और उसके बाद पूज्य महंत जी दिगंबर अवस्था में यहाँ पे मंदिर की लोट परिक्रमा, लेट कर परिक्रमा करते हैं। यह यहाँ पे बहुत विशेष महत्व रखता है। इस ठंड में इस प्रकार का यह कार्य, पूजन कार्य संपादित करना बहुत ही हिम्मत का कार्य है, जिसे कि महंत जी यहाँ पे निर्वहन करते आ रहे हैं। पर जो है 52 व्यंजन 36 प्रकार का भोग और उनकी कामासक्त भावना जागृत करने के लिए घृत पूरा लिंग पे, शिवलिंग पे घृत चढ़ाया जाता है और 52 व्यंजनों का भोग लगता है। 3 सांग पांग पूजा होती है, जिसके 18 आवरण होते हैं। ये आदिकाल से चली आ रही पूजा है, जो भारतवर्ष में सिर्फ मात्र उत्तराखंड के श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर में ही होती है। कितने किलो कल घी चढ़ाया गया और कुछ वगैरह? लगभग जो है 200-250 किलो जो है घी तो शिवलिंग पे समर्पित किया गया। और अभी आप जैसे देख रहे हैं, प्रातःकाल जो है जब शिवलिंग से घी हटाया जाता है तो उसके उपरांत वो सबको थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद सबको बांटा जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।